हेलो चिल्ड्रन, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी डीएनए की जर्नी से। आप लोग सोच रहे होंगे पिछली क्लास में भी डीएनए, उसके पिछले क्लास में भी डीएनए। तो ये जो मैजिक मॉलिक्यूल है ना, जिसके बिना अपन सबकी लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी स्पीशीज़, तो उसके बारे में हमको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं बहुत स्लो और इतना डिटेल बता रही हूँ क्योंकि अगर जेनेटिक्स में पकड़ चाहिए तो आपको डीएनए का आगे पीछे ऊपर नीचे सब पता होना चाहिए, तभी आप जेनेटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ कर सकते हैं। सो अपनी जर्नी डीएनए की आगे बढ़ते हैं। और आज जो है मैं जो पार्ट बता रही हूँ आज के, उसमें वो 100% वो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में भी आएगा, आता ही है एवरी ईयर, और इवन 12th में भी आता है। तो बहुत ध्यान देना, अपन यही लर्न करेंगे, जो भी पार्ट है वो यही लर्न करेंगे। और आई हैव स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन क्या है? व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये दोनों जो चेन्स हैं, मैंने डिटेल बनाई हुई हैं, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे, एक न्यूक्लियोटाइड, दो, उसकी चेन इज डीएनए। तो ये किसका मैंने डिटेल स्ट्रक्चर बनाया है? डीएनए का। तो ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, एंड दैट इज 2 नैनोमीटर। याद आया? ये डाटा पता होना चाहिए। 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन, और ये 20 के भी साइटोसिन गोनिन के बीच में भी है, थाइमीन एडेनाइन के बीच में भी है, गोनिन साइटोसिन, कोई भी कॉम्बिनेशन बेसिस का हो, डिस्टेंस विल इज कांस्टेंट, दैट इज 2 नैनोमीटर इन नैनोमीटर यूनिट और 20 इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। नाउ द क्वेश्चन हियर, ये डिस्टेंस ऐसा हर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में कैसे मेंटेन रहता है? कैसे ये 2 वाला जो नैनोमीटर वाला डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है? तो उसके लिए 3 फोर्सेस, और मैंने पॉइंट्स में ही लिख दिया, मतलब डायरेक्ट आपको पका पकाया आंसर। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मैंने 3 इसलिए लिखी, फोर्सेस 2 हैं और तीसरी एक बात भी इनको स्टेबलाइज करती है। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टेबलाइज द ड्यूप्लेक्स, मतलब ये डबल स्ट्रैंड, एंड होल्ड द डीएनए चेन टुगेदर। देखिए कौन से फोर्सेस हैं वो। पहला, आपको मालूम है एडेनाइन और थाइमीन के बीच में ये पेयर करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड डबल। और गोनाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। मैंने ये भी बताया था इन दोनों में से मजबूती किस में ज़्यादा है? गोनाइन और साइटोसिन में। उसका रीज़न भी बताया था, क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, पहली कंडीशन जो है, जो दोनों ड्यूप्लेक्स का कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करती है, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेसिस। यू नो, सबको मालूम है एडेनाइन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन, और गोनाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बांधे रखते हैं और डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं। सिर्फ वही नहीं, दूसरी चीज़, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? एडेनाइन डबल रिंग, थाइमीन सिंगल रिंग, गोनाइन डबल रिंग एंड साइटोसिन सिंगल रिंग, थाइमीन सिंगल रिंग, एडेनाइन डबल रिंग, साइटोसिन सिंगल रिंग एंड गोनाइन डबल रिंग। इसलिए मैंने ये बॉक्सेस बड़े बनाए, सिर्फ ये डिपिक्ट करने के लिए कि ये डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस, आप बताइए ड्यूप्लेक्स में अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? दे आर इनसाइड और आउटसाइड? दे आर प्लेस्ड इनसाइड। हमेशा देखो, शुगर और फॉस्फेट है बाहर की तरफ, इनसाइड कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेसिस, हमेशा अंदर ही रहते हैं। और ये अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। क्या है ये? सो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, दिस नाइट्रोजनस बेसिस आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर पोलर होते तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ होते, पर ये नॉन पोलर हैं तो ये अंदर की तरफ छुपे हुए रहते हैं, शुगर से अंदर की तरफ। तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस
विच कीप द बेसिस इनसाइड, ठीक है। और बाहर कौन से मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट और ये, तो इसका मतलब बाहर की तरफ जो है ये वो कैसे होंगे, तो आउटसाइड जो भी हैं, आउटसाइड वंस आर पोलर, ठीक है। बट नाइट्रोजनस बेसिस आर नॉट पोलर, दे आर नॉन पोलर, सो दे आर केप्ट इनसाइड द टू ड्यूप्लेक्स। और उन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन से इंटरैक्शंस होते हैं आपसी, सिवाय सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बॉन्डिंग ही नहीं होती, उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी होते हैं, तो वो भी पकड़ बनाए रखते हैं और डिस्टेंस को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। तीसरी चीज द बेस पेयरिंग, आपको मालूम है फिक्स्ड बेस पेयरिंग है, एक प्यूराइन एक पायरिमिडीन। लास्ट क्लास में मैं ये रीजन बता चुकी हूँ वाई दो प्यूराइन नहीं एक से बॉन्ड हो सकते, दो पायरिमिडीन कभी भी एक से बॉन्ड नहीं हो सकते। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑलवेज वन प्यूराइन एंड वन पायरिमिडीन, एडेनाइन थाइमीन, गोनाइन साइटोसिन, साइटोसिन गोनाइन ऐसे। अदरवाइज आप, लेकिन हमेशा रूल क्या कहता है, वन प्यूराइन एंड वन पायरिमिडीन। सो वो बेस पेयरिंग भी ये डिस्टेंस को कितना मेंटेन रखती है, 2 नैनोमीटर। या तो कांस्टेंट ये वाला डिस्टेंस मेंटेन किन 3 बातों से होता है, सो आंसर लिख पाएंगे, इट्स स्पून फीडिंग, ये आंसर इस टाइप का। और मैं जब ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आई एम जस्ट स्पून फीडिंग यू, क्योंकि बच्चों को एग्जाम टाइम पे बहुत होता है मैम कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम कैसे, तो एंड तक जाते जाते मैं हर पार्ट में आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताती ही जाऊंगी। रिमेंबर दिस। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आज का है, दैट इज सर इरविन चारगाफ, नाम इम्पॉर्टेंट है। इरविन चारगाफ, उन्होंने जो वॉटसन क्रिक, मैं आपको बताऊंगी, वॉटसन क्रिक, रोजालिंड फ्रैंकलिन, विल्किंस, ये 4-5 साइंटिस्ट आपस में कांटेक्ट में रहते थे और एक ही टाइम पे इस मॉलिक्यूल के पीछे पड़े थे। किस मैजिक मॉलिक्यूल के, डीएनए के, कि कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। किसी ने कोई ना कोई डीएनए के ऊपर बात इन सब साइंटिस्ट ने करी है। वॉटसन और क्रिक ने 3 डायमेंशनल मॉडल उसका बताया है। वो कैसे मेथड से, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। लेकिन वो वॉटसन एंड क्रिक अकेले ये कुछ नहीं कर पाते अगर इरविन चारगाफ की मदद नहीं मिलती। उन्होंने इरविन चारगाफ की जितनी भी रूल्स अभी अपन लर्न करने वाले उनको उनकी जानकारी से ही फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन से पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया। आपको पता है इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1962 में। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या किया। लेकिन इन सब ने मिलके, कौन कौन, वॉटसन, क्रिक, चारगाफ, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, इन्होंने इस मॉलिक्यूल की पूरे उधेड़-बुन कर दी। और जब काम चल रहा था इस पे तो इसकी कुछ जनरल रूल्स दिए, कुछ जनरल बातें डीएनए के बारे में कहीं जो फॉलो होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए हो उसमें ये फॉलो होती हैं। वो थे किस नाम से मशहूर हो गया, इट बिकेम फेमस विद द नेम चारगाफ्स रूल। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। कब दिया था, ईयर इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आ सकता है, 1950 में, ठीक है, दिया था। अब देखें उसकी 5-6 बातें क्या हैं। पहला, प्यूराइंस, मैं ऊपर लिख देती हूँ, प्यूराइंस, एडेनाइन एंड गोनाइन एंड पायरिमिडीन्स, दैट इज साइटोसिन एंड थाइमीन एंड यूरासिल भी है, लेकिन डीएनए में यूरासिल यूज नहीं होता, वो आरएनए में होता है। प्यूराइंस एंड पायरिमिडीन्स आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट। मतलब अगर पूरा डीएनए का अपन डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसमें काउंट करेंगे, अमाउंट देखेंगे, अमाउंट ऑफ एडेनाइन, पूरे एडेनाइन जितने भी थे वो निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। और क्या निकाल लिया, द अमाउंट ऑफ पायरिमिड, प्यूराइन एंड पायरिमिडीन, एडेनाइन निकाल लिए, गोनाइन अलग निकाल लिए, उनको इकट्ठा एक ढेर कर दिया, ठीक है। फिर साइटोसिन अलग निकाल लिए जितने भी, एंड थाइमीन निकाली, उनका ढेर देखेंगे, दोनों का ढेर विल बी इक्वल। यानी द अमाउंट ऑफ एडेनाइन एंड गोनाइन, ये कौन से बेसिस हो गए, ये प्यूराइन हो गए, ठीक है। और थाइमीन एंड साइटोसिन क्या हो गए, पायरिमाइडीन हो गए। यानी एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जितने भी एडेनाइन गोनाइन प्यूराइन अलग कर दिए और उनका ढेर लगा दिया, ठीक है। फिर
उसी मॉलिक्यूल के जितने भी थायमीन और साइटोसिन है, मतलब पायरामिडीन बेसिस, उनका ढेर, दोनों ढेर इक्वल निकलेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट, प्यूराइंस एंड पायरामिडीन्स आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट। A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ही सिंपल और आसान न्यूमेरिकल बनते हैं। वो मैं एक न्यूमेरिकल आज दूंगी जो चुटकियों में आप कर सकते हैं और ये आता है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमीन। किससे बेस पेयरिंग? एक प्यूराइन एक पायरामिडीन, एक प्यूराइन एक पायरामिडीन, बेस पेयरिंग इज ऑलवेज वन प्यूराइन। तो उनका कहना ये है, चारगाफ ने बताया, द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमीन, क्योंकि ए किसके संग पेयर कर रहा है? टी के संग, और जी किस, तो इनका अमाउंट विल बी ऑलवेज इक्वल। सो ए विल बी इक्वल टू टी एंड जी विल बी इक्वल टू सी। ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ गोनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, ये बता दिया। सेकेंड पॉइंट क्लियर? थर्ड, however the amount of A plus T is not important, स्टार बना रही हूँ, बहुत से लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि however amount of A plus T, मतलब जितने A हैं, एडेनाइन है, और जितने थाइमीन है उनको निकाल लिया, जोड़ लिया, is not necessarily equal to G plus C. A is equal to T, G इज इक्वल टू C अमाउंट, लेकिन अगर A प्लस T, A को जोड़ा और T को जोड़ दिया और G को जोड़ा और C को जोड़ दिया, वो दोनों का अमाउंट इज नॉट। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं, यही बात तो फर्स्ट में बताई, बहुत ध्यान देना, यहाँ पर A प्लस G है, प्यूराइन साथ किए मैंने, यहाँ एक पायरामिडीन और एक प्यूराइन है। ठीक है? सो ये दोनों का अमाउंट इज नॉट नेसेसरीली इक्वल विथ टू जी प्लस सी। क्यों? मैंने एक अपना ही एग्जाम्पल बताया, आपको ये याद करना पड़ेगा। इन ह्यूमन डीएनए हम लोगों में देखो, प्रूफ एडेनाइन कितना है? 30.9%। ठीक है? अभी मैंने आपको क्या बताया? ए, चारगाफ ने क्या बताया? A इज इक्वल टू टी, देख लेंगे। T इज हम लोगों में एक मॉलिक्यूल, डीएनए के एक मॉलिक्यूल में थाइमीन कितना है? 29.4। देख लो 30.9 एंड 20 नियरली सेम अमाउंट है। तो यही तो बताया है, A इज इक्वल टू T, तो A इज इक्वल टू T। एंड देखो G, ये वाला देखें प्रूफ करके, G एंड C, तो G जो है 19.9 है, C 19. जस्ट पॉइंट्स का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं, तो दे आर इक्वल। ठीक है ना? तो ये हमारा डीएनए का एक मॉलिक्यूल का उन्होंने एग्जाम्पल बताया कितने कितने % मौजूद रहता है। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर इसी फॉर्मूले, इसी पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन देती हूँ कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक्स ऑर्गेनिज्म है, उसका एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसमें एडेनाइन जो है वो 20% है। कितना है? एडेनाइन इज 20%। सब निकालो, सारे बाकी के नाइट्रोजनस एक्सक्यूज मी सॉरी, बाकी के नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनका परसेंटेज निकालो, चुटकियों में निकालो। सिर्फ एडेनाइन दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल में, क्या क्या नहीं दिया? टी नहीं दिया, जी नहीं दिया, सी नहीं दिया, कोई चिंता नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। आपको पेन भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, इतनी सिंपल मैथ्स। क्यों? हमें मालूम है, चारगाफ जी ने पहले ही बता दिया हमें कि एडेनाइन इज इक्वल टू थाइमीन। तो अगर A 20% है तो T कितना होगा? 20%। A और T आर इक्वल। अब दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया? 40%। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 में से 40 माइनस करो, कितने बचे? 60।
तो G इसका हाफ हाफ कर दो क्योंकि इक्वल है G और C, तो कितने हो जाएगा, G विल बी 30% एंड C विल बी 30%। क्लियर है? फिर से बताती हूँ, एक नाइट्रोजनस बेस का अमाउंट दिया हुआ है, जस्ट उतना ही कितना T हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया, तो पूरे 100 में से 40% कौन से बेसिस, A एंड T, A इज इक्वल टू T था तो सेम अमाउंट हो जाएगा, G इज इक्वल टू C ये भी मालूम है, तो बस उसको 100 से माइनस करके जो भी वैल्यू आए उसको हाफ हाफ कर लो। ठीक है, एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं करके, वो अब आप लोग करना। मैं G इज 15%, बस एक ऑर्गेनिज्म में मैंने सिर्फ G दे दिया है 15%, 10 सेकेंड्स में होगा, 10 सेकेंड्स में। बताओ C में कितना होगा, G इज इक्वल टू C यहां पर बोला हुआ है, C में कितना होगा, ऑटोमेटिकली 15%, 15 प्लस 15 30, बचे कितने 70, 70 का हाफ, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 35% एंड 70 का हाफ इज एंड T इज इक्वल टू 35%। ठीक है, क्लियर है? बस ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ओके, इस पॉइंट पे बेस्ड, और उसमें इतना हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो आया ही नहीं, ये नहीं, इवन 12th बोर्ड में भी आते हैं ऐसे, और NCERT में भी दिया हुआ है ये, सो ये कर पाएंगे। और भी थोड़े से घुमावदार हैं, अपन वो भी क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थोड़े से घुमा के भी दिए तो वील डू दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the base ratio, I'll make this dark, the base ratio मतलब नाइट्रोजनस बेस का रेशियो कौन सा, A प्लस T बाई G प्लस C, एक प्यूराइन एक पायरामिडीन का जो एडेड जो नंबर है अपॉन एक गोनाइन यानी एक प्यूराइन और एक पायरामिडीन साइटोसिन का जो एडेड सम है, उन दोनों का जो रेशियो है, ये रेशियो जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग होमोसेपियंस हैं, हम सब ह्यूमन स्पीशीज़ में कांस्टेंट है। मतलब मेरा ये रेशियो देखेंगे किसी डीएनए मॉलिक्यूल का और आप लोगों में से किसी एक का देखेंगे इंसान, तो एक ही फिक्स्ड रेशियो आएगा। फॉर अ स्पीशीज इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है। द बेस रेशियो जो है मे वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, बट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, बट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। मतलब एक कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन स्पीशीज जो है जैसे ह्यूमन बीइंग की, उसमें कांस्टेंट निकलेगा ये रेशियो। लेकिन अगर कोई दूसरी स्पीशीज हम देखते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म में भी, प्लांट, एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड, एनीथिंग, उनका एक पर्टिकुलर स्पीशीज का सब पॉपुलेशन में एक ही रेशियो निकलेगा ये। तो सोचो कभी किसी का सेल मिल जाए और उसका डीएनए मिल जाए और हम ये रेशियो उसका निकाल लें, तो हमें मालूम हो, हमें पता है कि ये रेशियो निकल रहा है, तो हमें पता समझ में आ सकता है कि डीएनए का सोर्स कहाँ से आया। ठीक है ना, ये डीएनए पता लगाना है, तो अगर ये रेशियो हमको मालूम है कि कांस्टेंट है पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, तो उस स्पीशीज़ को पता करना है और डीएनए मिला तो हम इस तरीके से सोर्स पता कर सकते हैं। सो द रेशियो कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डीएनए। कहाँ से आ रहा है डीएनए, ये रेशियो हमें, क्योंकि एक किसी स्पीशीज़ का ये फिक्स्ड है। ठीक है, और इट इज़ दिस रेशियो वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। एक से दूसरी स्पीशीज़ में सब में अलग अलग होगा, लेकिन एक पॉपुलेशन, किसी एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में इट विल बी कांस्टेंट। जैसे सारे ह्यूमन बींग्स में ये रेशियो जो भी है वो दैट इज़ कांस्टेंट। आप करके देख सकते हैं, मैंने तो वैल्यू दे दी है, A प्लस T का टोटल अपॉन G प्लस C का रेशियो डिवाइड करके जो भी आए दैट इज कांस्टेंट फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, एंड लास्ट द डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब ये वाली शुगर, ठीक है, 5 कार्बन शुगर, एंड फॉस्फेट कंपोनेंट, शुगर और फॉस्फेट कंपोनेंट अकर इन इक्वल प्रपोर्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार वो घुमा देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, उनको मालूम है बच्चे को ये रेशियो तो निकालना आता है, ये परसेंटेज तो निकालना आता है,
तो दे गिव यू द नंबर ऑफ फॉस्फेट्स, द नंबर ऑफ शुगर इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है कि एक स्ट्रैंड में अगर 30 हैं तो उसके साथीदार स्ट्रैंड में भी 30 होंगे। क्यों? द डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट अकर इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब जितने फॉस्फेट हैं उतनी शुगर हैं, ठीक है, जितनी शुगर है उतने फॉस्फेट हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में ही पाए जाते हैं। सो इस पे भी कोई न्यूमेरिकल बने तो आप कर सकते हैं। सो यह चारगाफ्स रूल जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये पूरे आने चाहिए पॉइंट वाइज अगर क्वेश्चन आए तो। विल रिपीट। पहला, द प्यूराइंस एंड पायरामिडीन्स आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट। प्यूराइंस एंड पायरामिडीन्स, दो प्यूराइन कौन से हैं? एडेनाइन एंड गोनाइन। उनका अमाउंट इज इक्वल टू साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन, द अमाउंट ऑफ गोनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, ये लिख दिया। एक प्यूराइन एक पायरामिडीन। देन हाउएवर, अब आप टोटल किसको किया? एक प्यूराइन और एक पायरामिडीन। हाउएवर अमाउंट ऑफ A प्लस T इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू क्या? G प्लस C। और उसका प्रूफ कैसे दिया है? ह्यूमन का दे दिया है। ह्यूमन में ध्यान रखना A और T का 30% के करीब होता है और ये 20 के आसपास होता है, मतलब 19.9 या 19.8 एग्जैक्ट चाहिए। आप लिख मत देना, वहाँ पर जो पॉइंट में लिखा है वही चाहिए, ठीक है। द बेस रेशियो A प्लस T अपॉन G, कैसा रेशियो? बेस कौन सा? एक प्यूराइन और एक पायरामिडीन। तो बेस रेशियो A प्लस T बाय G प्लस C में वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। हर स्पीशीज का ये रेशियो अलग अलग है, लेकिन किसी एक स्पीशीज के मेंबर्स में ये कॉमन कांस्टेंट रहेगा। सो आई हैव रिटन बट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। और ये किस लिए काम आता है? ये रेशियो अगर सबका मालूम है तो डीएनए किससे आ रहा है? एक चिड़िया से आ रहा है, एक पौधे से आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सब ये रेशियो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वो हमको पता चल सकता है। द डीऑक्सी, जितनी भी शुगर हैं काउंट करेंगे और जितने भी फॉस्फेट निकालेंगे मॉलिक्यूल में डीएनए के डबल हेलिक्स में, वो इक्वल ही निकलेंगे। सारे शुगर निकाल लिए, उसका ढेर बना लिया, सारे फॉस्फेट निकाल लिया, काउंट करा तो दे विल बी इक्वल इन नंबर। सो क्लियर है ये चारगाफ रूल गिवन बाय इरविन चारगाफ इन 1950, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हम यहीं तक आज एक थोड़ा थोड़ा करके ही रिवाइज करेंगे, यहाँ तक आप लर्न कर लेंगे और आपकी उस जो भी आपका रेफरेंस बुक है, शीट है, उसमें आप even in your NCERT, but they haven't given in NCERT all the rules. So आप सिर्फ नाम दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन आता है तो ये आप करके रखेंगे। Clear? We will continue in our next class. Thank you.